कि हम कहते हैं कि आपके चुनाव आयोग को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे डीएम की प्रक्रिया ठीक नहीं है आपकी। डीएम से क्या दिक्कत है उसके नियुक्ति में? उसके नियुक्ति में फिर वही अनडेमोक्रेटिक है। वो तो आयोग से आता है। मुख्यमंत्री उसको नॉमिनेट करता है। और मान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का हमको नियुक्ति करना है केंद्र पर, तो हम सीधा कहेंगे कि भैया चलिए लोकसभा में चलते हैं, राज्यसभा में चलते हैं, और उनसे जो कि गुप्त मतदान करवा लें। 3 में से 1 को चुनना है, जिनको चुन ले वो। नॉट ओनली दैट, इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट भी डेमोक्रेटिक होने ही चाहिए। अगर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है केंद्र पे, केंद्रीय चुनाव आयोग में, तो आप हमें 3 मेंबर दे दीजिए या 5 मेंबर दे दीजिए, वो भी आप तय करिए। लेकिन जयप्रकाश बाबू का ये कहना कि राइट टू रिकॉल होना ही चाहिए, और रिकॉल कौन कर सकता है? वही रिकॉल कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बनाती है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको चुने चुनाव आयोग के ऑफिसर को, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अब वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो स्क्रीनिंग कमेटी तो बची नहीं। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब लोग आक्षेप लगाते हैं सबसे बड़े पद पे आसीन जो चुनाव आयुक्त है कि नहीं, इनका नज़रिया ठीक नहीं, तो मुझे बुरी लगती है। प्रोसेस को डेमोक्रेटिक करिए, इसलिए ये स्ट्रक्चरल इशू है, इसको समझने की ज़रूरत है। कि आप रिटायरमेंट के बाद आप हो सकता है राजनीति में आना चाह रहे हो, इसलिए तो नहीं बोल रहे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूं और हमारे साथ आज ख़ास बातचीत करने के लिए IIT BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर RK मंडल साहब हैं। आज हम उनसे कुछ अलग तरह की बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर पुराने हैं दर्शक, तो आपने देखा होगा कि चुनाव से लेकर तमाम पॉलिटिकल चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं, जन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन आज हमारी बात कुछ अलग होगी। अलग इसलिए भी होगी कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर 2019 के इलेक्शन के बाद से तमाम तरह के सवाल उठते रहे नियुक्ति को लेकर। 2023 में चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें एक कानून बनाया जाए। कानून के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें 3 लोग हों और उसमें CGI भी हो, लेकिन जब कानून बना तो CGI को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री रखा गया, अपोजिशन लीडर रखा गया और प्रधानमंत्री। तो इस पर जो सवाल उठता रहा है और इसका हल क्या है, इसके जो हमारा जो देश है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से चलता है, तो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हो तो उसमें लोगों का जो है, जनता का उसमें कितना उसमें शामिल होना चाहिए, जनता का किस तरह से हस्तक्षेप होना चाहिए, उस पर बातचीत करने के लिए तमाम सवालों पर बात करेंगे प्रोफेसर राजीव कुमार मंडल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो सवाल उठता रहा है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, और उसके पहले भी आप 2007 में बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बननी है देश को, तो जितने भी ऐसे पोजीशंस हैं उसके नियुक्ति की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। सीधा सवाल है, अगर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते हैं, जो कि है संविधान। अभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आप डेमोक्रेटिक मानते हैं कि नहीं? ये डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? उसमें जनता की भागीदारी मुझे नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। जनता की भागीदारी का मतलब ये नहीं कहते हैं कि फिर से चुनाव कराइए पूरे देश में। हम कह रहे हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक जगह पर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, वोटिंग के द्वारा ही इन तमाम पोजीशंस के फिलअप होने चाहिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसको ये लोग अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाए हैं, मेरा गुजारिश ये है कि उनको आप स्क्रीनिंग कमेटी कहिए। अगर मान लीजिए कि एक चुनाव आयुक्त की हमें ज़रूरत है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमको 3 पोजीशन दे दीजिए, 3 नाम दे दीजिए, वही स्क्रीनिंग कमेटी। और मान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का हमको नियुक्ति करना है केंद्र पर, तो हम सीधा कहेंगे कि भैया चलिए लोकसभा में चलते हैं, राज्यसभा में चलते हैं, और उनसे जो कि गुप्त मतदान करवा लें। 3 में से 1 को चुनना है, जिनको चुन ले वो। तो जितने भी अपोजिशन के चार्जेज हैं वो अपने आप जो कि है ना, वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अभी जो मौजूदा प्रक्रिया उससे दिक्कत क्या है? और चुनाव आयुक्त को लेकर कहा जाता है कि वो एक इंडिविजुअल और न्यूट्रल बॉडी है, उस पर सवाल हमेशा उठता रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा कहा गया कि वो सरकार के अधीन नहीं होती, वो अपना फैसला जो है आज़ाद तरीके से लेती है। हाँ, ये देखिए, ये न्यूट्रल बॉडी होना इज़ फाइन। मैं भी कह रहा हूँ कि न्यूट्रल बॉडी होना ही चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि न्यूट्रल के अलावे जो कि इसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वो मुझे डेमोक्रेटिक नहीं लगती है। नॉट ओनली दैट, इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट भी डेमोक्रेटिक होने ही चाहिए।
इसके बारे में जो आपने चर्चा की है, 2007 में मैं गांधीयन इंस्टीट्यूट में, उसमें प्रोफेसर दीपक मल्लिक डायरेक्टर थे, मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। और जब भी आप कहेंगे मैं उसको डायरी खोल करके मैं आपको सारी बातों को बता दे सकता हूँ कि उस समय मैं क्या किया। एक चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों को साझा करना चाहता हूँ कि मेरी खुशी की बात ये थी कि उस समय राममूर्ति सर थे, एक बहुत बड़े गांधीयन, एट द एज ऑफ 90 वो बिल्कुल बैठे रहे हमारे लेक्चर में 2007 वाले में। ये मुझे हमेशा जो कि है ना खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि गांधीयन भाषा के प्रति बहुत ही संजीदा हैं, और हम लोग भाषा के विद्यार्थी नहीं हैं, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तकनीकी के विद्यार्थी हैं। तो हमें डर भी लगता था, लेकिन मैंने लिखने पढ़ने के बाद में उनके सामने मैंने प्रस्तुति दी है। आप तो प्रोफेसर दीपक मल्लिक इसकी टेस्टिमोनी दे सकते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं, तो इसका हल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है? तो मान लीजिए कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शुरू करते हैं केंद्र पर, राइट। तो उसमें हमारा यह सोचना है कि ये जो कमेटी है, राइट, 3 मेंबर की, ये 3 मेंबर की कमेटी आप स्क्रीनिंग कमेटी हो जाइए। अगर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है केंद्र पे, केंद्रीय चुनाव आयोग में, तो आप हमें 3 मेंबर दे दीजिए या 5 मेंबर दे दीजिए, वो भी आप तय करिए। लेकिन इसमें से 3 में से कौन होगा, ये डेफिनेटली सिलेक्शन के अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी, चाहे लोकसभा के लोग होंगे या राज्यसभा के लिए। उसमें भी तो अगर लोकसभा के मेंबर अगर अपोजिशन के ज़्यादा हैं, या अपोजिशन के तो होंगे नहीं, क्योंकि जो सरकार में रहेगा उसी के, उसमें भी फिर आरोप लगेगा कि उनके मेंबर ज़्यादा हैं तो उनके पसंद से हो गया होगा। नहीं, वो बात आपकी सही है। आफ्टर ऑल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको वोट किया, इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव है। हम तो यही कह रहे हैं, उनका नुमाइंदा ज़्यादा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो नहीं है स्क्रीनिंग कमेटी। इसलिए जब भी चुनाव आयोग पर कुछ भी आक्षेप लगना है या उसको हटाना है, तो फिर उसी कंस्टिट्यूंसी में आपको जाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक वैसे जैसे CGI का इम्पीचमेंट होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, जैसे 2019 का मैंने जिक्र किया, उसके बाद क्या ऐसी मुख्य घटनाएं हुई कि जो आपको इस तरह का सवाल उठाना पड़ा अगर चुनाव आयोग की तरफ से? नहीं, मैं बहुत दिन से 2007 से ही इस बात को मैं सोचता आया हूँ कि जयप्रकाश बाबू का ये कहना कि राइट टू रिकॉल होना ही चाहिए। और रिकॉल कौन कर सकता है? वही रिकॉल कर सकता है जो कंस्टिट्यूंसी आपको बनाती है। अभी MP MLA को भी आप राइट टू रिकॉल नहीं है, लेकिन हमारा ये सोचना है कि कम से कम ये जो अधिकारी जैसे लोग हैं उसमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल को रिफोर्स करने का एक ही तरीका है कि आप इसको किसी कंस्टिट्यूंसी के द्वारा जो कि है ना उसको इलेक्ट करवाइए, गुप्त मतदान के जरिए करवाइए, कोई सवाल ही नहीं उठता है। फ़ायदा क्या होगा अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं, तो चलते चलते थोड़ा बात कर लेते हैं, आप जो कह रहे हैं कि नियुक्ति अगर इस तरह से हो जाए, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको चुने चुनाव आयोग के ऑफिसर को, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अब वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो स्क्रीनिंग कमेटी तो बची नहीं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में लोकसभा के सदस्यों का भी रोल है, राज्यसभा के सदस्यों का भी रोल है। अभी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग के? मुझे तो नहीं लगता है। इसी कारण से तो मैं आहत हूँ एज ए नागरिक के बतौर। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब लोग आक्षेप लगाते हैं सबसे बड़े पद पे आसीन जो चुनाव आयुक्त है कि नहीं, इनका नज़रिया ठीक नहीं, तो मुझे बुरी लगती है एज ए नागरिक के बतौर। जो बिहार में जो है मतदाता सूची का जो रिवीजन हो रहा है, उसको लेकर तो आप नहीं आहत हैं? उसके लिए भी आहत हैं कि ये तरीका जो कि ठीक नहीं है। एक तो किसी को भी आप कुछ से कुछ बता देंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक। लेकिन अभी तो चूँकि मैं बेसिकली एक फंडामेंटल सवाल ही उठा रहा हूँ, संरचनात्मक है ये, स्ट्रक्चरल इशू है। वो स्ट्रक्चरल इशू ये है कि हम कहते हैं कि आपके चुनाव आयोग को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे DM की प्रक्रिया ठीक नहीं है आपकी। DM से क्या दिक्कत है उसके नियुक्ति में? उसके नियुक्ति में फिर वही अनडेमोक्रेटिक है। वो तो आयोग से आता है, मुख्यमंत्री उसको नॉमिनेट करता है। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी या उनके चीफ सेक्रेटरी 3 आदमी का नाम दें बनारस को। बनारस में एक कंस्टिट्यूंसी है, तो परीक्षा पास करके आयोग की तरफ से आता है। नहीं, उसमें नियुक्ति अलग है कि शहरों के लिए जो है सरकार करती है उसकी। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बनारस में अगर जो DM आपको भेजना है, राइट, ये 3 महीना 6 महीना पहले आपको मालूम है, तो आप हमें 3 आदमी का नाम भेज दीजिए बनारस में। उसके जो कि है ना मेयर होंगे, उसमें MP MLA होंगे, उन सबसे वोट करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो सरकार चुनी तो वो भी तो जनता की चुनी हुई सरकार है। हाँ, एग्रीड। लेकिन तब वो जो कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक आदमी है,
उसके डिक्टेट को उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रोसेस में जो मैं सोच रहा हूँ उसमें एक आदमी का नहीं है। अब उसको हटाना भी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मान लीजिए कि आपने कह दिया कि इस क्वालिफिकेशन के साथ में जो आईएएस ऑफिसर है या जो भी ऑफिसर है उसको हम डीएम बनाना चाहते हैं, राइट। तो जब उसको वापस बुलाना होगा तो फिर उसी कंस्टिट्यूंसी के पास आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत प्रमुख अंतर है। और ओवर एंड अबव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अब लोग ये सवाल भी उठाना शुरू करेंगे कि आपका मैंने जिक्र किया कि आप अभी रिटायर्ड हुए हैं। अभी कब हुए रिटायर्ड आप? 31 मार्च। 31 मार्च को रिटायर्ड हुए हैं और इस तरह की आप बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो लोग ये कह सकते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद आप हो सकता है राजनीति में आना चाह रहे हो, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, राजनीति का बात नहीं है इसमें। एक भी चीज़ राजनीति का नहीं है। हमने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि मेरा देश ठीक वैसे ही रहे जैसा संविधान कहता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमको बनानी है। तो सारे नियुक्ति की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक हो, इसमें किसी को क्या कौन बनेगा ये तो हम कह नहीं रहे हैं। आप अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को वही रखिए जो कि आ जाए। जैसे मान लीजिए कि वाइस चांसलर बनाने के लिए अगर आपने कह दिया कि नहीं प्रोफेसर विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, वही रखिए, लेकिन आप एक में एक सेलेक्ट मत करिए। तो क्या लगता है कि ये बात जो है अपोजिशन को उठानी चाहिए जो आप बोल रहे हैं? ये तो अपोजिशन पर निर्भर करता है, हम पे तो निर्भर करता नहीं। जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी तो जरूर बनती है। नहीं अपोजिशन क्यों, वो तो जो सवाल बार बार चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे उठाते रहे हैं, चाहे ईवीएम को लेकर चाहे दूसरे कामों को लेकर चुनाव आयोग के। हाँ, पारदर्शिता तो एक बात है, लेकिन मेरा ये सोचना ये है कि प्रोसेस को डेमोक्रेटिक करिए। इसलिए ये स्ट्रक्चरल इशू है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं सोचा कि आप लोगों को से कुछ बुला करके ये बातें करी ताकि एक लार्जर ऑडियंस के पास में ये बात जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सरकार तो सवाल नहीं उठाएगी, हालांकि अपोजिशन उठाता रहे, लेकिन इस तरह का सवाल अपोजिशन का काम है जो इन्होंने बताया प्रोफेसर आर.के. मंडल साहब ने। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और आप क्या सोचते हैं कि चुनाव आयोग और डीएम की लेकर जो इन्होंने बात की, क्या उस तरह की नियुक्ति का जो है प्रोसेस होना चाहिए जो जनता के अधीन हो? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।